हेलो फ्रेंड्स। मैं आज से आई वांट टू स्टार्ट माय यूट्यूब चैनल। और मैंने सोचा है कि मैं उस चैनल में आई शेयर माय एक्सप्रेशन, जो भी मुझे अच्छा लगेगा आई शेयर इट टू यू गाइस। सो इस एफ़र्ट में जो पहला मेरे दिमाग में जो थॉट आया वो ये था कि मैं एडिथ ईगर, द पर्सन जो मुझे बहुत इंस्पायर करती है। मुझे लगता है कि इससे बेटर इंसान नहीं हो सकता लाइफ में अगर यू वांट टू लिव अ वेरी मीनिंगफुल, पर्पसफुल एंड अ वेरी एक्सपैंडेड लाइफ। एडिथ ईगर, शी वॉज एन होलोकॉस्ट सर्वाइवर। इसकी एक बुक है द गिफ्ट, जिसने मुझे बहुत बहुत ज़्यादा बहुत मोटिवेट किया है लाइफ में। मोटिवेट भी शायद एक छोटा वर्ड होगा, बहुत इंस्पायर किया है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं ये बुक आप लोगों के साथ रीड करूँ, अपनी जो इसका जो मीनिंग मैंने डिराइव किया है वो मैं आपको शेयर करूँ और हम साथ में ग्रो करें। सो दिस इज़ द बुक एडिथ ईगर, द गिफ्ट। इस बुक में टोटल 12 चैप्टर्स हैं और पहला हम चैप्टर वाइज चलेंगे, प्लस चैप्टर्स में भी जितना पॉसिबल होगा एक वीडियो में उतना आई विल कवर। मुझे नहीं पता मैं पूरा कंप्लीट कर पाऊँगी कि नहीं, बट मैं जितना भी शेयर कर पाऊँगी मैं अपनी पूरी ऑनेस्टी से शेयर करना चाहती हूँ। बिकॉज़ कहीं पे भी कोई हो जिसे अ पर्सन नीड्स इट, क्योंकि लाइफ में ऐसे फेजेस आते हैं तो मे बी दैट पर्सन विल गेट हेल्प इन वन और द अदर वे। सो पहला जो इसका इंट्रोडक्शन है पेज का वो है अनलॉकिंग आवर मेंटल प्रिजन्स। अनलॉकिंग आवर मेंटल प्रिजन्स एडिथ ईगर ने क्यों रखा होगा, जो मेरी समझ कहती है वो ये है कि जैसा कि एडिथ ईगर हमेशा कहती है कि हमेशा चॉइस हमारे पास होती है फॉर एनी सिचुएशन। एडिथ ईगर जो है, शी इज़ अ clinical psychologist and she was a Holocaust survivor. She was in Auschwitz when she was 16 and there her mother and her parents died and she survived that Auschwitz। और उसका क्या इम्पैक्ट रहा उनकी लाइफ में, उसका क्या लेसन रहा, फिर कैसे उन्होंने अपनी लाइफ को आगे कैसे उस लेसन से जिया है, वो उन्होंने बेसिकली अपनी बुक्स में शेयर किया है। और वो हमेशा यही कहती हैं कि चॉइस, जो भी माइंड के बैरियर्स हैं वो हमने खुद बनाए हैं और जो उसकी चाबी है वो खुद हमारे पास है। तो लेट्स सी फर्स्ट जो इनका इंट्रोडक्शन है, दैट इज़ अनलॉकिंग आवर मेंटल प्रिजन्स। इसमें टॉपिक है आई लर्नड हाउ टू लिव एट अ डेथ कैंप। In the spring of 1944, I was 16, living with my parents and two older sisters in Kasa, Hungary. There were signs of war and prejudice all around us. The yellow stars we wore pinned to our coats, the Hungarian Nazis, Nailas who occupied our old apartment, newspaper accounts of battlefronts in German occupation spreading across Europe, the worried glances my parents exchanged at the table, the awful day when I was cut from the Olympic gymnastics team because I was Jewish। इसमें बेसिकली ये इन्होंने बताना शुरू किया है कि धीरे धीरे कैसे इवेंट्स कैसे कैसे प्रोसीड हो रहे थे। घर में एक टेंशन का माहौल था, इनको जिम्नास्टिक्स क्लास से टीम से निकाल दिया गया बिकॉज़ ये जूइश थी। उसके बाद कैसे इनका अपार्टमेंट नाजीज़ ने ऑक्यूपाई कर लिया। तो बेसिकली इवेंट्स बता रही हैं कि उस वक्त कैसा माहौल था। द ऑफुल डे व्हेन आई वाज कट फ्रॉम द ओलंपिक जिम्नास्टिक्स टीम बिकॉज आई वाज अ जूइश।
Yet I had been blissfully preoccupied with ordinary teenage concerns. I was in love with my first boyfriend, Eric, the tall, intelligent boy I'd met in book club. I replayed our first kiss and admired the new blue silk sari that my father had designed for me. I marked my progress in the ballet and gymnastics studio and joked with Magda, my beautiful elder sister, and Clara, who was studying violin at a conservatory in Budapest. So basically इन्होंने बताया कि कैसे सिचुएशन बहुत टेंस थी, लेकिन फिर भी शी वॉज ऑक्यूपाइड विथ हर ओन पेटी प्रॉब्लम्स, जैसे कि वो शी हैड अ बॉयफ्रेंड, उनका एक बॉयफ्रेंड था, तो वो चीज़ें उनके दिमाग में चल रही थी, कैसे वो अपने प्रोग्रेस को जिम्नास्टिक्स और बैले स्टूडियो में सोच रही थी। शी उस टाइम पे भी उनके सिबलिंग्स के साथ उनके जो एक फन बैंटर था वो भी हो रहा था। तो मतलब वो ये बता रही हैं कि वो जो चाइल्डहुड इनोसेंस होती है कि अपार्ट फ्रॉम एवरीथिंग डिफ़िकल्ट फेज, एक इनोसेंस थी जो वो कैरी कर रही थी। एंड देन एवरीथिंग चेंज्ड। One cold down in April, the Jews of Casa were rounded up and imprisoned in an old brick factory at the edge of town. A few weeks later, Magda and my parents and I were loaded into a cattle car bound for Auschwitz. My parents were murdered in the gas chambers the day we arrived. So, अब नाउ वी आर प्रोसीडिंग टू द इवेंट। जब वो दे वर कैप्चर्ड, तो वो बताती हैं कि इन अप्रैल जो है वो ये जो ज्यूज़ जो रहते थे इनकी लोकेलिटी में, उनको साथ में लेकर के दे वर इम्प्रिजन्ड। एक ब्रिक की फैक्ट्री थी टाउन के एंड में, वहाँ पे उनको इम्प्रिजन कर लिया गया। उसके बाद कुछ हफ्तों के बाद उनके पेरेंट्स और मैगदा जो थे उनको कैटल कार में, मतलब जिसमें कैटल्स को भरा जाता था, उसमें भर करके उनको ऑस्ट्रिच लेकर गए। पेरेंट्स को पहले ही दिन गैस चेम्बर में डालकर मार दिया गया जिस दिन वो लोग ऑस्ट्रिच पहुँचे थे। एडिथ ईगर ने जो ये बुक लिखी है द गिफ्ट, इस बुक में या क्या है कि ये बुक जो है वो उसी टाइम से शुरू हो रही है जहाँ पे वो ऑस्ट्रिच में पहुँच गए। उसके बाद वो कनेक्ट करेगी उनके उस टाइम के फेस को, प्लस उनकी जो अपनी प्रैक्टिस थी क्लिनिकल साइकोलॉजी की, उसमें उन्होंने जैसे पेशेंट्स को देखा तो कैसे वो इट वाज अ पैरेलल जर्नी, वो एक पैरेलल जर्नी पर लेकर जाते हैं इस किताब में। एक जगह उनके साथ जो हो रहा है, जो हुआ था, दूसरी तरफ कैसे वो लेसन्स जो हैं वो उन्होंने वो एक लाइफ लेसन्स बने उनके लिए, जो और एक टूल्स बने जो कि उन्होंने अपने पेशेंट्स के साथ यूज़ किया, और कैसे इट हेल्प्ड हर ऑल्सो ग्रो इन हर लाइफ। तो इस तरीके से अनफोल्ड होती है किताब। My first night in Auschwitz, I was forced to dance for SS officer Joseph Mengele, known as the Angel of Death. The man who had scrutinized the new arrivals as we came through the selection line that day and sent my mother to her death. बेसिकली ये जो इंसान था, ये जो SS ऑफिसर था जिसका नाम ये बताती हैं जोसेफ मैंजेले, इसको कहते थे एंजल ऑफ डेथ। जैसे ही वहाँ पर ये लोग पहुँचे, इनको दो अलग लाइंस में डिवाइड कर दिया गया था। उसके बाद ही वॉज द पर्सन जो डिसाइड कर रहा था कि कौन जो है वो कंसंट्रेशन कैंप में कौन जो है वो गैस चेम्बर में जाएगा। तो इनकी मदर को उस दिन पहले ही दिन जो है ही सेंड हर टू डेथ, उनको गैस चेम्बर में भेज दिया था इस जोसेफ मैंजेले ने। डांस फॉर मी ही ऑर्डर्ड and I stood on the cold concrete floor of the barracks, frozen with fear. Dance for me, he ordered, and I stood on the cold concrete floor of the barracks, frozen with fear.
Outside, the camp orchestra began to play a waltz. Outside, the camp orchestra began to play a waltz. The Blue Danube. Remembering my mother's advice, no one can take from you what you have put in your mind. I closed my eyes and retreated to an inner world. So, इसमें शी टोल्ड कि उस जोसेफ मैंजले ने इनको एडवाइस किया कि डांस फॉर मी. ऑल्दो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते बिकॉज वी हैव नॉट गॉन थ्रू दैट सिचुएशन कि जब किसी इंसान को पता चले कि उसकी मदर उससे दूर चली गई और शायद अभी इनको उस रात को पता भी नहीं होगा कि वो गैस चेम्बर में गई है, तो वो गैस चेम्बर है जहाँ वो उनको लेके जाएंगे, या वो मर गई हैं. उस वक्त तो बस उनको डिवाइड कर दिया, उनको अलग रास्ते भेज दिया, ये अलग रास्ते हो गए. तो नहीं पता था कि क्या कुछ हो सकता है, कुछ डिफ़िकल्ट हो, बट नहीं पता था कि क्या होने वाला है आगे. और उसके बाद उनकी डिलेमा को सोच सकते हैं कि अगर मैं सोचूं उनकी डिलेमा को कि वो दिमाग में क्या चल रहा होगा कि मदर को अलग कर दिया है, और उसके बाद सामने वाला इंसान, आप इतनी अनसर्टेन सिचुएशन में हो और सामने वाला इंसान एक फिगर ऑफ अथॉरिटी है जो आपसे कहता है कि डांस करो. एंड इट वॉज अ कोल्ड कॉन्क्रीट फ्लोर ऑफ द बैरक वेयर शी वॉज स्टैंडिंग. जैसा कि वो मेंशन करती हैं कि शी वॉज फ्रोजन विथ फियर. आउटसाइड द कैंप ऑर्केस्ट्रा बिगैन टू प्ले अ वॉल्ट्स, द ब्लू डैन्यूबे. कोई गाना बजा. Remembering my mother's advice, no one can take from you what you have put in your mind. I closed my eyes and retreated to an inner world. In my mind, I was no longer imprisoned in a death camp, cold and hungry and ruptured by loss. I was on the stage of the Budapest Opera House, dancing the role of Juliet in Tchaikovsky's ballet. From within this private refuge, I willed my arms to lift and my legs to twirl. I summoned the strength to dance for my life. मतलब वो एक्सप्लेन करते हैं कि कहीं ना कहीं उनको ये बात पता थी कि ये जो उनको डांस करने को बोला गया वो उनके लिए ज़रूरी है. इट वॉज अ डांस फॉर हर लाइफ. दिमाग में ये भी चीज़ें थी कि मदर को अलग कर दिया गया, तो वो उसका भी स्ट्रेस, प्लस इट्स नॉट दैट कि शी वॉज कम्प्लीटली अलूफ. उससे पहले भी जो चीज़ें हो रही होंगी वो न्यूज़, जैसे मैंने बताया कि इन्होंने शुरू के पैराग्राफ्स में भी मेंशन किया कि कैसे एक टेंस माहौल था और वो समझ पा रही थी, बट उसके साथ साथ एक इनोसेंस भी थी उनमें, और उनके घर में एक थोड़ा सा एक लाइटर एंड पे भी चीज़ें चल रही थी. उन्होंने एक बहुत ही अच्छी चीज़ मेंशन की है जो इस बुक का क्रक्स है, जो उनकी बहुत सारे लर्निंग्स का क्रक्स है. वो ये है कि नो वन कैन टेक फ्रॉम यू व्हाट यू हैव पुट इन योर माइंड. इसमें वो ये बताती हैं कि सिचुएशन में उनके पास स्ट्रेंथ नहीं थी. उन्होंने वो स्ट्रेंथ गैदर कैसे की? उन्होंने ये स्ट्रेंथ गैदर की बाय कमिंग टू हर हार्ट, जहाँ पे उन्होंने ये इमेजिन किया कि वो किसी ओपरा हाउस में हैं, कि स्टेज पर हैं, और वहाँ पे वो कोई जूलियट का रोल प्ले कर रही हैं. और उस प्लेस से शी स्टार्टेड डांसिंग, शी स्टार्टेड लिफ्टिंग हर आर्म एंड ट्विलिंग हर लेग्स. अपने हाथ जो एक ब्यूटीफुल ग्रेशियस मूवमेंट होता है बैले डांस का, वो शी स्टार्टेड डूइंग इट. इन्होंने बोला कि उनको जो लेसन जो याद आया था उस वक्त वो ये था कि उनकी माँ, जब वो लोग कैटल कार में जब बैठ कर यहाँ आ रहे थे, तो उनकी माँ ने उनसे कहा था कि आप अपने ये जो फ्रीडम है, दैट नो वन कैन टेक अवे फ्रॉम यू व्हाट यू हैव पुट इन योर माइंड, ये बहुत पावरफुल है. उस चीज़ को उन्होंने याद किया एंड शी गैदर्ड द करेज. ईच मोमेंट इन ऑस्ट्रिच वॉज हेल ऑन अर्थ. It was also my best classroom. Subjected to loss, torture, starvation, and the constant threat of death, I discovered the tools for survival and freedom that I continue to use every day in my clinical psychology practice as well as in my own life.
सो रियली शायद जो आप इस पर्सन को ना अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। ऐसा लगता है कि हमने भी डिफ़िकल्टीज़ देखी हैं, आपको भी लगता होगा कि आपने भी डिफ़िकल्टीज़ देखी हैं, तो इंसान सोचता है कि हाँ, हम समझ सकते हैं। बट जैसा ये कहती भी हैं कि पेन और सफ़रिंग में कोई हायरार्की नहीं होती। आपकी सफ़रिंग अपनी जगह, मेरी सफ़रिंग मेरी जगह। बट जिस एक्सटेंट ऑफ सफ़रिंग तक वो गईं, वहाँ पे वो अपने में ही, मतलब अगर कोई इंसान उस जगह से, उस लेवल से निकल कर आ रहा है, एंड शी हैज़ द हाउ ग्रेशियसली शी हैज़ लिव्ड हर लाइफ। अभी शी इज़ 98, तो हाउ ग्रेशियसली शी हैज़ लिव्ड हर लाइफ एंड शी इज़ लिविंग हर लाइफ। रैदर ये कहना गलत होगा कि उन्होंने जिया, वो जी रही हैं। तो इट शोज़ कि शी हैज़ अप्लाइड दोज लेसन्स इन हर लाइफ। इसमें ये कह रही हैं कि मेरा एक एक मूवमेंट जो ऑस्ट्रिच में था वो बहुत डिफ़िकल्ट था, बहुत डिफ़िकल्ट इस एक्सटेंट तक था कि इट वाज हेल ऑन अर्थ। बट वो मेरा बेस्ट क्लासरूम था, जहाँ पे मुझे लॉस भी मिला, मुझे टॉर्चर भी मिला, खाना भी नहीं था और डेथ का कांस्टेंट डर था। लेकिन उस सिचुएशन में मैंने सर्वाइवल के टूल्स डिस्कवर किए और एक फ्रीडम निकाला, जिसको मैं अपनी एवरीडे लाइफ में कंटिन्यूसली यूज़ करती हूँ, और अपनी क्लिनिकल साइकोलॉजी की प्रैक्टिस में भी और अपनी पर्सनल लाइफ में भी। सो मैंने आपके साथ अभी मुश्किल से एक पेज शेयर किया है। मैं आपका रिस्पॉन्स जानना चाहती हूँ कि मैं क्या इसको आगे कंटिन्यू करूँ? क्या आप सुनना चाहेंगे? क्या हम साथ में शेयर करें, साथ में ग्रो कर सकते हैं? बिकॉज़ ये पर्पज़ सिर्फ मुझे आपको सिखाने के लिए नहीं है, बिकॉज़ मैं कौन होती हूँ किसी को सिखाने वाली? ये बस है एक ऐसे इंसान की जर्नी जिसको और स्प्रेड होने की ज़रूरत है। ऑल्दो अ लॉट ऑफ पीपल नो अबाउट हर, बट दिस लेडी इज़ एन इंस्पिरेशन फॉर मी। और मैं चाहती हूँ कि बिकॉज आई वॉज रीडिंग हर बुक, तो मुझे लगा कि मैं इसको शेयर करूँ, जितना भी मैं आपसे शेयर कर पाऊँ, और शायद आपको भी किसी फॉर्म में स्ट्रेंथ मिले अपनी लाइफ में। सो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताना कि आई शुड आई कंटिन्यू दिस, एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू दिस। थैंक यू।